नमस्कार। मैं डॉक्टर ख्याति पुरोहित अहमदाबाद गुजरात से आज दिल्ली में सन्निधि के प्रांगण में आई हूँ। काका साहेब कालेलकर पुरस्कार के दिन यहाँ मेरी मुलाकात विष्णु प्रभाकर जी के सुपुत्र अतुल प्रभाकर जी से हुई है। मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ हिंदी भाषा को लेकर। पहले हम जानें विष्णु प्रभाकर जी के सुपुत्र अतुल प्रभाकर जी के बारे में। विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान के वे सचिव हैं, विश्व समन्वय संघ के उपाध्यक्ष हैं और सन्निधि संगोष्ठी के वे संयोजक हैं। अतुल जी नमस्कार। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से इन 3 संस्थाओं की शुरुआत हुई है, उन संस्थाओं के कार्यक्रमों के साथ आपका जिस तरह से संबंध बना है, उसके बारे में थोड़ी सी बात बताइए। देखिए, विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान तो मेरे पिता विष्णु प्रभाकर थे, उनकी स्मृति में हमने ये प्रतिष्ठान की स्थापना की थी ताकि उनके जो काम हैं, उनकी जो बातें हैं, उन चीज़ों को हम आगे तक बढ़ा सकें, जीवंत रख सकें। और उसके उद्देश्य हमने ये लेके चले थे कि जैसा वो चाहते थे कि नए लोगों को प्रोत्साहित करना है और साहित्य को आगे बढ़ाना है। साहित्य बहुत समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ भाषा, वो जीवन भर उन्होंने साहित्य और भाषा के लिए काम किया। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग लेके आगे चलने का इसी दृष्टिकोण से ये प्रतिष्ठान की हम लोगों ने स्थापना की थी और उसी का हम काम कर रहे हैं। तो इसमें साथ साथ ये भी रहता है कि बहुत सारे विद्यार्थी शोध उनके ऊपर करते रहते हैं, तो शोध के लिए उनको सामग्री चाहिए होती है जी। बहुत सारा साहित्य ऐसा भी है कि जो अब प्राप्त है, अब नहीं छप रहा जी, वो भी चाहिए होता है, तो वो हम सब उनको उपलब्ध कराते हैं। मुझे आपसे जानना है सन्निधि संगोष्ठी की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई? सन्निधि संगोष्ठी की शुरुआत ऐसी हुई कि प्रभाकर जी कई वर्षों तक गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा के अध्यक्ष रहे जी। और बहुत समय से उनका जुड़ाव था, यहाँ पे रहते थे। तो उनके जाने के बाद भी मैं कुसुम जी के संपर्क में रहा। तो ऐसे ही एक दिन बैठे हुए यहाँ यही सन्निधि प्रांगण में बैठे बैठे बात हो रही थी कुसुम जी के साथ। तो वो कहने लगे कि हम लोगों की बहुत सारी साहित्यिक गतिविधियाँ होती थी लेकिन अब नहीं होती है, कोई बहुत दिन से नहीं हो रही। तो उसी विचार को लेकर हम लोगों ने सलाह मशवरा किया। हमने ये सोचा कि एक इसी तरह की गोष्ठी हम लोग शुरू कर देते हैं। उस गोष्ठी का नाम क्या रखा जाए, तो कुसुम जी ने सलाह दी कि ये सन्निधि नाम है, सन्निधि संगोष्ठी इसका नाम रख दीजिए। क्या बात है। और सन्निधि संगोष्ठी के नाम से जो दोनों महापुरुष हैं उन लोगों की स्मृति में ये इसकी स्थापना हुई। बिल्कुल। और ये 2013 में इसकी स्थापना हुई थी जी पहला इसका कार्यक्रम अप्रैल 2013 में जी। तब और से अब तक ये चलता जी, और साल में मुझे जब तक पता है कि 2 कार्यक्रम होते हैं, 2 पुरस्कार कार्यक्रम होते हैं। एक मई में, अगर मैं जून में और दूसरा ये दिसंबर में। और दोनों कार्यक्रमों में आप भारत भर के युवा जो पीढ़ी है उनमें 5 क्षेत्र में कार्य जो कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं। हाँ जी। इस विषय में आप जरा बताइए। 2013 में जब हमने शुरू किया था, हमने सिर्फ ये मंच शुरू किया था कि यहाँ मंच पे लोगों को बुलाएंगे जी और वो अपनी प्रस्तुति देंगे। और शुरू में लोगों में बहुत उत्साह था क्योंकि उस समय काफ़ी लोग जुड़ गए थे। वो सब जो लोग थे वो धीरे धीरे कहीं आगे स्तर पे निकल गए, तो बहुत दूर चले गए वो जी। तो अब नए लोग जो हैं उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि और जो नए लोग आ रहे हैं वो भी तो लिखते ही हैं, तो उनको भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही 2014 में हम लोगों के मन में ये इच्छा जागी कि क्यों ना जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और भी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, काका साहब और प्रभाकर जी दोनों का यही था कि सिर्फ साहित्य नहीं, साहित्य के अलावा भी समाज सेवा है, शिक्षा है, सभी क्षेत्रों के लोगों से उनका संपर्क था। तो हमने भी ये सोच के कि 4-5 क्षेत्रों का हम लेते हैं और जो भी लोग अच्छे काम कर रहे हैं युवा लोग, तो उनको हम क्यों ना सम्मानित करें। और सम्मान भी ऐसा कि जो हमारी संस्थाएं तो ऐसी इतनी समृद्ध नहीं है, तो हमें तो किस तरह का सम्मान करना चाहिए। तो हमने ये सोचा कि हम इसको प्रोत्साहन सम्मान देंगे।
तो बड़ी बड़ी संस्थाएं तो बहुत पैसा भी देती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन हमने बिल्कुल साधारण उन दोनों के विचारों से मेल खाते हुए बिल्कुल साधारण ढंग से इस तरह का प्रोत्साहन सम्मान देने का विचार बनाया और 2014 से ये श्रृंखला शुरू करी सब। 2014 से आज तक मतलब 2023 तक कितने लोग सम्मानित हुए? मेरे क्या अंदाज़ा, क्या करीब 55 लोग विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान से और 55 ही लोग काका साहब के, तो करीब 110 से 112 के करीब लोगों को हम सम्मानित कर चुके हैं। क्या बात है। अब मुझे थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से आपके अनुभव जानने हैं। जब आप छोटे थे और तब पिता के रूप में आपने विष्णु प्रभाकर जी को हमेशा लेखनी के साथ जुड़े देखा, आपको किस तरह से प्रेरणा मिली साहित्य की ओर बढ़ने की, या फिर आपके कुछ ऐसे प्रसंग जो आपके दृश्य पटल पर आज तक भी छाए हुए हैं? ऐसा बचपन में तो ऐसा था कि हम लोग हमारा एक संयुक्त परिवार था जी। पिता और उनके 5 भाई 6 भाई, कुल 6 भाई सब इकट्ठे रहते थे। तो अब उसमें ऐसा होता है कि बाकी सब लोग तो कहीं ना कहीं काम करते थे, कुछ करते थे, और इनका, प्रभाकर जी का ऐसा था कि इनका कोई समय नहीं, कहीं दफ्तर तो था नहीं, 24 घंटे काम करते रहो। तो वातावरण में हम लोग देखते थे जब छोटे थे, तो ये महसूस करते थे कि बाकी सब लोग तो एक समय से काम किया, बाकी पूरे घर में बैठे हैं और सब बच्चों से मिलजुल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पिताजी को हमारे लिए टाइम ही नहीं है। हाँ। तो ये एक थोड़ी सी फीलिंग रहती थी, लेकिन क्योंकि उस समय हम लोग ये भी समझते नहीं थे कि तब तक हमें इतना ज्ञान नहीं था कि साहित्य क्या होता है जी, और साहित्य से क्या समाज को मिलता है। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए, स्कूल में एक बार ऐसा घटना घटी कि एक हमारे अध्यापक ने कहा कि हमें तुम्हें पिताजी से मिलना है जी। अब स्कूल का अध्यापक कोई कहे आपके पिताजी से मिलना है तो डर लगता है कि ये कुछ शिकायत करेंगे हमारी। अच्छा। लेकिन उनको दूसरी तरह से मिलना था जी, उनको उनके साहित्यकार के रूप से या और किसी तरह से बात करनी थी। तो जब वो मिल के आए और फिर स्कूल में आए, स्कूल में चर्चा हुई, तब हमें और ही कुछ महसूस हुआ। हाँ। कि ये तो कुछ बात ही कुछ और है जी। तब धीरे धीरे इसी तरह से धीरे धीरे कई बार एहसास होते गए, और आगे भी कॉलेज में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ बातचीत होती थी, वहाँ के जो अध्यापक थे वो भी बातचीत करते थे, अच्छा तुम उनके पुत्र हो। तो जब इस तरह की बातें होती थी तब फिर हमें लगता था कि हाँ शायद कुछ तो है। बिल्कुल बिल्कुल। एक पुत्र के रूप में जब आप विष्णु प्रभाकर जी को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि उनकी कौन सी विशेषताएं आपको आकर्षित करती थी, या उनकी कौन सी विशेषताओं के अंश आप में आए हैं? ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनकी विशेषताओं के अंश आए हैं, इसको तो मापना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि उनकी विशेषताएं जो थी कि एक तो अपने काम के प्रति पूरा समर्पण, कोई भी काम लिया तो उसके पूरा समर्पण से काम करते थे। और अगर कई बार ऐसा भी होता था कि उनको जैसे आकाशवाणी के लिए लिख के देना है तो आज ही शाम तक लिख के देना, वो भी करते थे। और किसी के ऊपर वो खोजबीन करके लिखना है, जैसे हमारा मसीहा जो लिखा वो 14 वर्ष तक खोजबीन करके लिखा, तो वो हर तरह की स्थिति में अपने आप को ढाल के उस तरह से करते थे जी। तो वो काम के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण का भाव वो एक हमें बहुत आकर्षित करता है। और दूसरा कि साहित्य को छोड़ के और कुछ नहीं जी। बिल्कुल। तो शुरू में उन्होंने नौकरी भी की, लेकिन 54-55 के बाद से कोई नौकरी नहीं करी। 54-55 के 46-47 के बाद से ही छोड़ दी थी नौकरी, लेकिन 1.5-2 साल बीच में आकाशवाणी में से जुड़े थे जी। तो कि नौकरी में जुड़ के काम नहीं कर पाएंगे, तो नौकरी छोड़ के अब हम लोगों का पालन पोषण भी करना, सब करना,
तो उसी साहित्य से ही जो कुछ अर्जित होता था उसी से करते थे। और उसमें बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं होने से कोई बहुत सीमित साधनों में हम लोगों को जी रहना होता। एक सवाल ये मन में आता है कि हिंदी साहित्य की जब भी बात होती है तो विष्णु प्रभाकर जी का नाम अवश्य ही आता है, और विष्णु प्रभाकर जी का जब नाम आता है तो आवारा मसीहा, बिना आवारा मसीहा के कोई बात ही नहीं करता। आपको उनके साहित्य की कौन सी पुस्तक ज़्यादा प्रेरित करती है? आवारा मसीहा तो एक अपने आप में महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये तो बहुत बड़ा काम है। लेकिन उसके अलावा जो वो मूल रूप से कहानीकार थे जी, और शुरू से उन्होंने कहानियाँ ही लिखी। बिल्कुल शुरुआत में तो थोड़ी कविताएं भी लिखी थी, बाद में भी थोड़ी कविताएं लिखी, लेकिन मूल रूप से वो कहानीकार थे। और कहानी के बाद फिर नाटक लिखे। ये जीवनी तो उनको तो लिखते ही नहीं थे, और इसका जब प्रस्ताव किया था तो उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे जीवनी लिखनी नहीं आती। तो वो उनकी जो कहानियाँ हैं, एक धरती अब भी घूम रही है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, और एक शरीर से परे एक कहानी है, उसको भी कई पुरस्कार मिले। इस तरह की कहानियों से उनको बहुत सम्मान शुरू में मिल चुका था। उस समय ये बहुत कम लोग थे लिखने वाले। 1936 में जैनेन्द्र जी और इस तरह के जो साहित्यकार थे, उन सब से कहानियों से उनका जुड़ाव हो गया था जी। तो वो, बल्कि वो ये भी कहते थे, जैनेन्द्र जी तो कहते थे कि मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है, तुम इतना अच्छा कैसे लिख लेते हो। तो हम लोगों को वो कहानियाँ सारी तो हमने नहीं पढ़ी, लेकिन बहुत पढ़ी हैं। तो उनसे उनमें जो जिस तरह से गहरे डूब के वो लिखते हैं, तो वो थोड़ा सा काफ़ी प्रेरित करते हैं। उसी से हम लोगों को भी, उससे भी मैं भी कभी कभी बहुत शौकिया कभी कभी लिख लेता था। मैंने हिंदी नहीं पढ़ी। अच्छा। 9वीं 10वीं तक हिंदी पढ़ी थी, उसके बाद नहीं पढ़ी। अच्छा। तो लेकिन अब घर में तो माहौल था, तो उसी से जो सीखा वो सीख लिया। तो उसी से उनकी चीज़ें पढ़ के, आसपास की बातें सुन के ही सब कुछ सीखा। और कभी कभी मन आता था हम भी लिखें, तो लिख लेते थे। लेकिन मेरा भी उनके देहावसान के बाद ही मैंने ढंग से लिखना और सब कुछ करना शुरू। मेरा अगला प्रश्न आपसे वही था कि 9वीं 10वीं से हिंदी आपने पढ़ाई हुई है, तो हिंदी के प्रति इतना प्रेम कब से शुरू हुआ? हिंदी के, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था जी। घर में तो हिंदी में ही बातें होती थी सारी, और जो भी लोग आते थे सब हिंदी वाले लोग ही आते थे। उनके देहावसान के बाद नहीं, पहले से। अच्छा, आपकी रुचि बढ़ी। हाँ, जैसे आपने अभी कहा, उस प्रसंगों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। उसमें ऐसा है कि उनके देहावसान के बाद बहुत सारी पत्रिकाओं ने मुझसे आग्रह किया कि उनके बारे में आप लिख के दो। जी। मैंने करीब 10-12 पत्रिकाओं के लिए लिख के दिया। तो उससे एक जो है वो बन गया कि भाई जब मुझसे सब मांग रहे हैं, कह रहे हैं, और मैंने लिखा भी और सबने छापा, तो मैं क्यों ना अपनी तरह से आगे बढ़ूँ। जी। तो उसी से मुझे एक मिला। पहले भी लिखा, बहुत लिखा था पहले, लेकिन उसको भी फिर बाद में बैठ के सुधारा, और अब मेरी करीब 4 पुस्तकें मेरी अपनी छपी। क्या बात है। और एक इसके अलावा एक विष्णु प्रभाकर संचयन, रचना संचयन, वो भी साहित्य अकादमी से छपा है। तो वो ये 3-4 पुस्तकें संपादन में है, और 4 मेरी अपनी पुस्तकें हैं, कविताओं की, लघु कथाओं की, कहानियों की। तो ये उसी के बाद से फिर वो ये इस तरह की गतिविधियाँ भी शुरू हो गई, क्योंकि उनके देहावसान के 2-3 वर्ष बाद ही वो उनका शताब्दी वर्ष, तो शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम सभी संस्थाओं ने किए, हमने भी किए। उसमें हम लगातार जो जुड़ते रहे, तो एक माहौल ऐसा बन गया, एक ऐसा वातावरण मिल गया कि नहीं, इसी में करना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। आपसे विष्णु प्रभाकर जी के बारे में जानना मिला, आपसे हिंदी के विषय में जानना मिला, भाषा साहित्य के बारे में जानना मिला। मैं चाहती हूँ कि अगले 10 साल हिंदी को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, हिंदी का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत अच्छा है जी। ये तो लगता है कि भाई, बहुत लोग कहते भी हैं कि भाई हिंदी कहीं नहीं आ रही है, जा रही है, और अंग्रेज़ी का वर्चस्व है, सब कुछ है,
वो अंग्रेजी का वर्चस्व एक समय तक है, क्योंकि हम लोग हमारी मानसिकता गुलामी की रही, उससे अंग्रेजी का वर्चस्व है। और जो शिक्षा हम लोगों को मिलती थी, हमने भी जो कुछ पढ़ा सब अंग्रेजी में पढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अगर सरकार इतना तेज़ी से काम करती कि सारे पाठ्यक्रम को हिंदी में बदल देती तो बहुत जल्दी हो जाता, लेकिन अब धीरे धीरे सब बदल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हिंदी में उपलब्ध है। जैसे जैसे हिंदी में सब चीज़ें उपलब्ध होती रहेगी, हिंदी अपने आप आगे बढ़ेगी जी, उसको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। हिंदी भाषा साहित्य में मैंने पढ़ा है। एक अहिंदी भाषी क्षेत्र से मैं आती हूँ, गुजरात से, और हिंदी के प्रति मेरी रुचि भी इसी तरह से धीरे 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 बढ़ी है। और मैं कह सकती हूँ कि हिंदी में काम करने के बाद मुझे वो भारतीयता फील हो रही है, जो भारतीयता का अनुभव मिल रहा है, वो एक अलग शक्ति दे रहा है इस क्षेत्र में काम करने का। विष्णु प्रभाकर जी से तो मिलना तो पता नहीं, ये तो पॉसिबल संभव ही नहीं था, पर आपसे मिली हूँ, मैं अपने आप को सच में सौभाग्यशाली मानती हूँ। धन्यवाद।